हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे मासेकर सीरीज का अगला पार्ट। 2013 में रिलीज हुई टेक्सास चेनसो 3D। अगर आपने इससे पहले 2017 की लेदरफेस और 1984 की टेक्सास चेनसो मासेकर नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लें, नहीं तो आपको इस फिल्म की कहानी में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन दोनों मूवीज की कहानी इस फिल्म से कनेक्ट होगी। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। और मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां ओरिजिनल मूवी खत्म हुई थी। सैली लेदरफेस से बच निकलती है और पुलिस के पास जाकर सॉयर फैमिली के बारे में सब कुछ बता देती है। और शेरिफ हूपर ड्रेटन और लेदरफेस को अरेस्ट करने के लिए सॉयर हाउस जाता है, लेकिन लेदरफेस को बचाने के लिए पूरा सॉयर खानदान यहाँ आ चुका था। और ड्रेटन अपनी फैमिली यानी कि जेडाडाया, जो कि लेदरफेस है, और ग्रैंडपा को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद एक आदमी जिसे बॉस सॉयर कहा गया है, ड्रेटन से कहता है कि वो लेदरफेस को पुलिस के हवाले कर दे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ड्रेटन जेड को बाहर भेजे उससे पहले यहाँ कुछ और टाउन के लोग आ जाते हैं, जिन्हें बर्ट हार्टमैन यहाँ लेकर आया था। ये लोग सॉयर फैमिली को अपने तरीके से सजा देने आए थे। बर्ट शेरिफ हार्टमैन का बेटा और बेटी का भाई है, और ये दोनों ही पिछले पार्ट में सॉयर्स के हाथों मारे गए थे। इससे हम समझ ही सकते हैं कि बर्ट सॉयर्स से इतनी नफरत क्यों करता है। बर्ट के साथ ही सॉयर हाउस को जलाने लगते हैं और घर में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें बॉस सॉयर, ड्रेटन और ग्रैंडपा भी अपने हथौड़े के साथ मारे जाते हैं। और बाकी सभी लोग घर के साथ जलकर राख हो जाते हैं और शेरिफ ऊपर बस देखता रह जाता है। अब कुछ देर बाद जब बाकी सब लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब मिलर नाम के एक आदमी को बैकयार्ड में घायल लोरेटा सॉयर मिलती है, जिसके हाथ में उसकी बच्ची एडिथ भी थी। मिलर उससे वो बच्ची ले लेता है और लोरेटा को जान से मार देता है। मिलर इस बेबी को अपनी वाइफ को ले जाकर देता है। अब क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी तो वो इसे ही अपनी बेटी समझकर पालने का फैसला करते हैं। और हम देखते हैं कि एडिथ के शरीर पर एक बर्थमार्क भी था, जो कि सॉयर होने की निशानी थी। इसके बाद ये सभी लोग अपने इस महान काम की कुछ फोटोज भी लेते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एडिथ अब बड़ी हो चुकी है और उसे हेदर नाम दिया गया है। हेदर जब अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ होती है, तब उसके लिए एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि हेदर की ग्रैंडमदर मर चुकी है और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी हेदर के नाम कर दी है। अब हेदर को पता ही नहीं था कि उसकी कोई ग्रैंडमदर भी है। वो अपने नकली पेरेंट्स को जाकर कन्फ्रंट करती है और वो उसे बताते हैं कि वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है और उन्होंने हेदर को गोद लिया था और उसकी रगों में एक घटिया फैमिली का खून दौड़ रहा है। ये सुन हेदर गुस्सा हो जाती है और रायन के पास जाती है, जहाँ उसके कुछ दोस्त केनी और निक्की भी थे। हेदर उन्हें बताती है कि एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। और उसके दोस्त भी हेदर के साथ उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए टेक्सास निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और निकलते समय डेरल नाम के एक हिचहाइकर को टक्कर मार देते हैं। डेरल इनसे कहता है कि वो उसे अपनी वैन में लिफ्ट दे, नहीं तो वो उन पर एक्सीडेंट का केस कर देगा, और सभी उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह ये लोग न्यू टाउन में पहुंच जाते हैं और हेदर की प्रॉपर्टी देख इनके होश उड़ जाते हैं। हेदर की ग्रैंडमदर का नाम वर्ना कार्सन था, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। यहाँ वर्ना का लॉयर बेरी हेदर से मिलने आता है और वो उसे मेंशन की चाबियां और एक लेटर देता है, जो कि वर्ना ने हेदर के लिए लिखा था। बेरी हेदर से कहता है कि यह लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इसे पढ़ना ना भूले, लेकिन ऑब्वियसली हेदर उस लेटर को पढ़ना भूल जाती है। हेदर अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाती है, जो कि किसी महल से कम नहीं था। हेदर के दोस्त यहाँ मस्ती करने लगते हैं और हेदर बैकयार्ड में अपने फैमिली कब्रिस्तान को देखने जाती है, जहाँ पर सॉयर्स और कार्सन की कब्र बनी हुई थी, जिसमें हेदर की माँ लोरेटा और उसकी दादी वर्ना की कब्र भी शामिल थी। हेदर और उसके दोस्त यहीं रात रुकने का मन बना लेते हैं और डेरेल भी उनके साथ रुकने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद ये खाने का सामान लेने बाहर निकल जाते हैं और घर पर वो छोड़कर जाते हैं अजनबी डेरेल को, जिससे ये हाल ही में मिले थे। और डेरेल इस घर को लूटने लगता है। चोरी करते हुए डेरेल को एक सीक्रेट एरिया भी मिलता है, जिसमें एक सीक्रेट दरवाजा था। डेरेल को लगता है इसमें घर की तिजोरी होगी, जिसके अंदर ढेर सारा पैसा होगा, लेकिन डोर ओपन करने पर उसे बस बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है, जहां एक और मेटल का डोर था और इस डोर पर किसी के लिए खाना भी रखा हुआ था। और हम जानते हैं कि ये रूम लेदरफेस का है।
लेदरफेस डेरल के पीछे से आता है और उसके सर में हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले लेता है। इधर हेदर की मुलाकात होती है एक हैंडसम ऑफिसर कार्ल और बर्ट हार्टमैन से, जो कि अब इस टाउन का मेयर बन चुका है। बर्ट को पता चलता है कि हेदर कार्सन हवेली की वारिस है और एक सॉयर है। ये सुन बर्ट काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो सभी सॉयर्स उसी दिन मारे गए थे। वापस जाने पर हेदर और उसके दोस्तों को पता चलता है कि डेरल एक चोर था और घर का कुछ सामान चुरा कर वहाँ से भाग गया, लेकिन इससे उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रात को केनी किचन में सबके लिए खाना बनाने लगता है और हेदर को पता चलता है कि उसका बर्थ मार्क सॉयर फैमिली का एक सिंबल है। इधर केनी को भी वो सीक्रेट एरिया मिल जाता है और उससे होते हुए वो भी बेसमेंट में पहुंच जाता है। उसे यहाँ डेरल का सामान पड़ा हुआ मिलता है, तो उसे लगता है कि शायद डेरल अभी भी यहीं छुपा हुआ है। वो डेरल को आवाज लगाता है और लेदरफेस भागता हुआ आता है। केनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस उसके अंदर एक मीट हुक घुसाकर उसे वापस ले जाता है। घर में लाउड म्यूजिक बजने के कारण कोई भी केनी की चीख नहीं सुनता। इसके बाद निकी रायन को घर के बैकयार्ड में ले जाती है और उसके सामने नेकेड होने लगती है। 150 रुपया देगा। असल में निक्की और रायन का अफेयर चल रहा था और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इधर हेदर घूमती हुई वर्ना के बेडरूम में आती है और वो देखती है कि चेयर पर वर्ना की लाश पड़ी थी। ये देख हेदर तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता सिवाय लेदरफेस के, जो कि डिनर की तैयारी कर रहा था। ये नजारा देख हेदर बुरी तरह से डर जाती है और लेदरफेस उसे बेहोश कर देता है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। होश में आने के बाद हेदर को और भी ज्यादा भयानक नजारा देखने को मिलता है, जिसमें लेदरफेस केनी को एक मीट हुक पर टांगता है और फिर उसे बीच में से काट देता है और हेदर ये देख वहाँ से भागने लगती है। लेकिन फाइनल गर्ल के नाम पर हेदर एक मजाक है, क्योंकि वो हर जगह गिर रही थी। लेदरफेस से बचने के लिए हेदर एक खुले हुए कॉफिन के अंदर लेट जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और उस कॉफिन को चेनसो से काटने लगता है। चेनसो की आवाज सुन निक्की और रायन दोनों बाहर आते हैं और लेदरफेस उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। निक्की उस पर एक शॉटगन फायर करती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद हेदर वैन लेकर बार्न में घुसती है और तीनों उसमें बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं और रायन ड्राइव कर रहा था। रायन वैन को ले जाकर मेटल डोर में घुसा देता है। उसे लग रहा था कि ये टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी वैन ही बंद पड़ जाती है और लेदरफेस भी यहाँ आ जाता है। इसके बाद रायन वैन निकाल तो लेता है, लेकिन लेदरफेस उसका टायर ही चेनसो से काट देता है, जिससे वैन कुछ दूर जाकर ही पलट जाती है। इस क्रैश में रायन मारा जाता है। लेदरफेस वैन को पलटकर निक्की को चेनसो से घायल कर देता है, लेकिन फिर हेदर उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है और लेदरफेस उसके पीछे पड़ जाता है। हेदर भागते हुए कार्निवल में जाती है, जहां हमें 100 मूवी का रेफरेंस भी देखने को मिलता है। लेदरफेस लोगों की भीड़ में हेदर का पीछा करता है, जो कि एक झूले से लटक जाती है और लेदरफेस उसके नीचे आने का वेट करता है, लेकिन तभी ऑफिसर कार्ल वहां आ जाता है। लेदरफेस उस पर चेनसो फेंक कर मारता है और वहां से भाग जाता है। कार्ल हेदर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां का इंचार्ज शेरिफ हुपर है। हेदर उसे सब कुछ बता देती है कि वो एक सॉयर है और उसकी ग्रैंडमा की हवेली से एक पागल किलर निकला, जिसने उसके दोस्तों को मार डाला और उसने ह्यूमन फेस का मास्क भी पहना हुआ था। ये सब सुनकर शेरिफ हुपर समझ जाता है कि लेदरफेस अभी तक जिंदा है। कार्ल सॉयर फैमिली से जुड़ी हुई सारी फाइल्स को टेबल पर रख देता है और मेयर बर्ट भी यहाँ आ चुका था। होपर बर्ट को बता देता है कि लेदरफेस जिंदा है और कार्सन हवेली में है। एक्सीडेंट वाली साइट पर एक ऑफिसर मार्बिन को भेजा जाता है, लेकिन उसे वैन के अंदर कोई भी लाश नहीं मिलती, क्योंकि लेदरफेस उन डेड बॉडीज को घसीटकर अपनी हवेली में ले गया था। मार्बिन हवेली में जाने की परमिशन मांगता है और हुपर उसे मना कर देता है, लेकिन बर्ट उसे अंदर जाने का ऑर्डर देता है और ये भी कि वो लेदरफेस को देखते ही गोली मार दे। मार्बिन वीडियो कॉल ऑन कर अंदर जाने लगता है और खून के निशानों का पीछा करता है। इधर हेदर सॉयर फैमिली की फाइल्स देखने लगती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके पूर्वज सॉयर्स इंसानों को खाते थे। फिर बर्ट और टाउन के लोगों ने मिलकर पूरे सॉयर खानदान को जलाकर मार डाला, जिसमें उसकी असली माँ भी शामिल थी। इधर मार्बिन खून का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां डेरल और केनी की लाशें पड़ी हुई थी। उसे यहाँ के फ्रीजर से कुछ आवाज भी आ रही थी। वो जैसे ही उसे ओपन करता है तो उसमें से निक्की बाहर निकलती है, लेकिन मार्बिन उसे देख चौंक जाता है और उसके हाथ से गोली चल जाती है, जिससे निक्की मारी जाती है।
इसके बाद मार्विन तुरंत वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन लेदरफेस एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उसके चेहरे की स्किन भी निकाल लेता है। इधर बर्ट गुस्से में हेदर के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग चुकी थी। हेदर बेरी को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों एक बार में मिलते हैं। हेदर उस पर चिल्लाती है कि उसने पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, अगर उसने बताया होता तो उसके दोस्त मारे नहीं जाते। जिस पर बेरी कहता है कि उसने वर्ना का लेटर क्यों नहीं पढ़ा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद बेरी एक्सप्लेन करता है कि लेदरफेस का असली नाम जेडिडाया सॉयर है और वो हेदर का कजिन है और वर्ना ही उसका ख्याल रखते आई थी क्योंकि उसका दिमाग एक 8 साल के बच्चे जैसा है। लेदरफेस को नहीं पता है कि हेदर उसकी फैमिली मेंबर है, नहीं तो वो उस पर कभी भी अटैक नहीं करता। इसी वक्त बर्ट भी यहाँ आ जाता है और बेरी हेदर को यहाँ से भागने को बोलता है। हेदर बाहर निकलती है तो एक आदमी ओली उसे टक्कर मार देता है, लेकिन हेदर उसे चाकू मार वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए हेदर ऑफिसर काल को देखती है और उससे मदद मांगती है और काल उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन फिर हेदर को पता चलता है कि काल एक बुरा इंसान है, वो असल में बर्ट का ही बेटा है। बर्ट उसे कॉल कर बताता है कि वो हेदर को लेकर स्लॉटर हाउस पहुंच जाए, जहां वो उसे मार देंगे। बेरी उसे हेदर को ले जाते हुए देख लेता है और तुरंत हूपर को जाकर इन्फॉर्म करता है। इधर बर्ट मार्विन को इन्फॉर्म करता है कि वो आखिरी बच्चे सॉयर को स्लॉटर हाउस में मारने वाले हैं, लेकिन लेदरफेस जो कि मार्विन की कार ठिकाने लगा रहा था, वो पुलिस रेडियो पर ये सब सुन लेता है और एक नई चेनसो लेकर स्लॉटर हाउस की तरफ चल देता है। कार्ल हेदर को घसीटते हुए स्लॉटर हाउस में लेकर आता है और उसे बांध देता है। फिर वो बिना किसी रीजन के उसकी शर्ट भी ओपन कर देता है। इसके बाद वो बाहर जाकर अपने डेट का इंतजार करने लगता है। इधर पीछे से लेदरफेस यहाँ आता है और हेदर को चेनसो से मारने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर हेदर की बर्थ मार्क पर जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि हेदर ही वो आखिरी सॉयर है और उसकी फैमिली मेंबर है। और इसके बाद वो हेदर की रस्सी खोल देता है, लेकिन तभी बर्ट और ओली वहां आकर लेदरफेस को पीटने लगते हैं। हेदर भी वहां से निकल जाती है, लेकिन वो अपने इकलौते कजिन को छोड़कर कैसे भाग सकती है। मतलब जस्ट बिकॉज वो उसका रिलेटिव है, तो हेदर भूल जाती है कि उसने उसके सारे दोस्तों को बेरहमी से मारा है। साले कुत्ते, हाथ मत लगाओ मेरे भाई को, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। खैर अंदर बर्ट लेदरफेस के गले में एक चेन बांध देता है और ओली एक ग्राइंडर ऑन कर देता है जिसमें लेदरफेस के टुकड़े होने वाले थे, लेकिन तभी हेदर वापस आती है और ओली के पेट में एक पिच फोर्क घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद वो लेदरफेस के पास उसकी चेनसो फेंक देती है, जिससे लेदरफेस आजाद होकर बर्ट के दोनों पैर काट देता है। तभी यहाँ शेरिफ हूपर भी आता है और जेट पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मारता और चुपचाप तमाशा देखता है, जैसे उसने 20 साल पहले देखा था। खैर लेदरफेस बर्ट को ही ग्राइंडर में पटक देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हूपर वहाँ से चला जाता है। हेदर और लेदरफेस वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ हेदर लेदर का ब्लड साफ करती है। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद फाइनली हेदर वर्ना का लेटर पढ़ती है, जो उसने शुरू में ही पढ़ लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसमें वर्ना ने लिखा था कि इस विरासत के साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी मिल रही है, वो है तुम्हारा कजिन जेड, जो कि बेसमेंट में है। जेड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और बदले में तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। हेदर भी जेड के साथ रहने का फैसला करती है और जेड वापस अपने बेसमेंट वाले कमरे में चला जाता है। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जिसमें हेदर के नकली पेरेंट्स हेदर की दौलत के लालच में उससे मिलने आए थे, लेकिन डोर पर उनका स्वागत करता है लेदरफेस। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब जानते हैं मूवी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। मूवी की शुरुआत में ड्रेटन का रोल एक्टर बिल मोजली ने किया है, जिन्होंने पार्ट 2 में चॉप टॉप का रोल किया था। जॉन डुगन, जिन्होंने पहले पार्ट में ग्रैंडपा का रोल किया था, 40 साल के बाद इस मूवी में भी ग्रैंडपा का रोल उन्होंने ही किया है। पहली मूवी के दौरान जॉन काफी यंग थे और उन्हें मेकअप से बूढ़ा किया गया था, लेकिन इस मूवी तक वो सच में ग्रैंडपा जैसे लगने लगे थे। गनर हंसन, जिन्होंने पहली मूवी में लेदरफेस का रोल किया था, उन्होंने भी इस मूवी में केमियो दिया है। वो इस मूवी में बॉस सॉयर बने थे और उसी जगह बैठे थे जहां 40 साल पहले लेदरफेस बैठा था, और ये गनर की आखिरी फिल्म थी। शुरुआती सीन्स के लिए सॉयर हाउस को फिर से बनाया गया था, वो भी सिर्फ ओरिजिनल मूवी को देखकर।
मार्ली वर्न्स, जिन्होंने पहली मूवी में सेली का रोल किया था, उन्होंने भी इस फिल्म में कैमियो किया है। उन्होंने बर्ना का रोल किया था और उनकी भी यह आखिरी फिल्म थी। शेरिफ हुपर का नाम टोबी हुपर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने पहली मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था। एलेक्जेंड्रा डडारियो का एक रूल है कि वो अच्छे खासे पैसे लेने के बाद ही न्यूड सीन करती है। जिस सीन में वो बंधी हुई थी, उस सीन में एलेक्जेंड्रा को पूरी तरह से टॉपलेस किया जाना था, लेकिन फिर मेकर्स ने अपना माइंड बदल दिया और सीन को शर्ट के साथ ही शूट किया गया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस मूवी में लेदरफेस और सोयर्स को काइंड ऑफ मासूम दिखाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्ट ने जो किया वो सही था, लेकिन उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। और ये लोग इंसानों को खाते हैं तो इन्हें मौत की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यही कुछ रीजन थे जिससे क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई। खैर, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मासेकर फ्रेंचाइजी का अंत होता है। मैंने सारी टेक्सास चेनसो मूवीज को एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस फ्रेंचाइजी में एक और नई मूवी आने वाली है जो कि इसी साल रिलीज हो सकती है, और वो मूवी भी ओरिजिनल मूवी का डायरेक्ट सीक्वल होगी और एक और नई टाइमलाइन को जन्म देगी। वो फिल्म जब भी रिलीज होगी तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इस फ्रेंचाइजी की पिछली पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखें। मैंने सारी मूवीज को टाइमलाइन के हिसाब से ही एक्सप्लेन किया है, और आप चाहे तो फ्राइडे द 13, चाइल्ड्स प्ले और नाइटमेयर सीरीज को भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इसके बाद आप कौन सी फ्रेंचाइजी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नई सीरीज के साथ।